जय हिंद दोस्तों। संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं 2026 का घटना चक्र जो कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टोटल सारे के सारे अब तक के एग्ज़ाम के हैं। बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए 71वीं तक सबके सब इसमें संकलित किया गया है और ये पूर्वावलोकन के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए आज मैं एंशियंट हिस्ट्री में शुरू करूँगा। ठीक है, इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज मैं शुरू करूँगा। मैं बता देता हूँ एक बार भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करूँगा और इसमें लगभग 12-13 चैप्टर होंगे और मैं पूरे में करवा दूँगा। उसके बाद मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास करवाऊँगा, उसके बाद मैं आधुनिक भारत का इतिहास करवाऊँगा और ऐसे ही करते करते मैं सारा का सारा मैं करवा दूँगा। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और तो चलिए मैं शुरू करता हूँ समय को बर्बाद न करते हुए। प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण काल से शुरू करते हैं। पाषाण काल क्या कहता है? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से हुए। ठीक है, मेहरगढ़ से हुए। ठीक है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से हुए। तो भारतीय उपमहाद्वीपों में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देवा है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हीवा यानी बेलन नदी का तट प्रयागराज जनपद को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यह नर्मदा घाटी से हुआ था प्राप्त। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अब अवस्थित हथनौरा यानी सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनाकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका या बैठका या बेटका पुरास्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो नवपाषाणकालीन स्थल और नवपाषाणकालीन स्थलों के
नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर उतनूर, उतनूर कहाँ हो जाएगा? तो यह तेलंगाना में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में। एकथरी, एकथरी इसमें भी, इसमें भी। चलिए देखते हैं। चिरांद, चिरांद कहाँ है? तो बिहार में। बी का फोर, बी का फोर इसमें एक गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। और गुफकराल, गुफकराल कहाँ है? तो यह कश्मीर में। पयमपल्ली, पयमपल्ली है तमिलनाडु में। ठीक है, आंसर हो जाएगी सी। ठीक है, ये मिलान है। उतनूर तेलंगाना में और चिरांद बिहार में, गुफ कराल कश्मीर में और पयमपल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, ताम्रप्रशान युगीन स्थल है और ताम्रप्रशान युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां हैं। ठीक है, चलिए से नेक्स्ट। आहार, आहार क्या? बनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का फोर, ए का फोर, आहार बनास, ए का फोर सी में। ठीक है, कायथा, कायथा काली सिंध है। सबलदा, सबलदा कहाँ है? यह ताप्ती में है। और मालवा, मालवा नर्मदा में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। आहारबनास में कायथा काली सिंध के पास है, स्थल नदियां हैं। और सावलदा ताप्ती नदी के पास है और मालवा नर्मदा नदी के पास है। ठीक है, चलिए अब सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो यह आद्य ऐतिहासिक युग में काल में पड़ती है। ठीक है, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पूजा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, पक्की ईंटें से निर्मित बनी कला और वास्तुकला। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा ई। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व नगार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं के भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। ठीक है, यानी एक से अधिक हो जाएगा आंसर। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल, लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एसराव के निर्देशन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यह है लोथल। ठीक है, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो यह है लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, डाबरकोट बलूचिस्तान में जिसे पाकिस्तान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो यह मेसोपोटामिया है जो कि इराक में है।
ठीक है, यह 17वीं 2024 में पूछी गई है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया यानी इराक में सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? क्या नहीं पता था यह? तो यह घोड़ा। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखुर यानी कि इक्वस हेमियोनस खुर की है या पालतू घोड़े की इक्वस कवालस की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, राना घुंडई, लोथल, सुरकोटदा, कुनतासी कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंडोर बोक्योनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में ASI के KGP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर EJ रॉस के द्वारा राना घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे जीवनुर महोदय यानी अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोकसेवा आयोग ने इसका विकल्प बी को माना है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है, आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बनावली से भी हुआ है और कालीबंगा से भी हुआ। बनावली से भी और कालीबंगा से भी हुआ। ठीक है, बनावली हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल्की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो यह कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। चलिए इसका देखते हैं, आंसर हो जाएगा ए। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंबात की खाड़ी, भोगवा नदी के किनारे निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो यह कालीबंगन से मिलते हैं, राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन थे? BS स्मिथ नहीं थे। ठीक है, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 के मध्य
माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल अस्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। इन बर्तनों की कितनी श्रेणियां थी? तो 2 श्रेणियां थी। कौन कौन थी? तो यह एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, एक तो क्या था? बिना डिजाइन वाले बर्तन थे तथा दूसरे चित्रित मृद भांड थे। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने में यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो ये लगभग 900 वर्ष था। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2018 में आईआईटी के खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही। ध्यातव्य है कि ऑरेल अस्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माना है। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यही समाप्त करता हूँ और मैं वैदिक काल में फिर से नेक्स्ट डे में लेकर आऊँगा। और तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आ रहा हूँ। मैं थोड़ा और ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाऊँगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।